तो जो सबसे पहले हाइड्रोजन चैप्टर में मैं जो स्टार्ट करूंगा वो होगा, इसमें जो इकलौता जो समझने वाली चीज है ना, जो इकलौता थोड़ा लॉजिकल समझने वाली चीज है, याद रखना, समझ के याद रखने वाली चीज है, दैट इज हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का कॉन्सेप्ट। उस पर क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर, एक दो न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं इस पे। क्लियर है सबको ये चीज? तो सबसे पहले मैं वो लॉजिकल चीजें निपटाऊंगा, फिर हम इसमें जो याद रखने वाली चीजें वो लास्ट में देख लेंगे। क्या होता है हार्ड वाटर? वो वाटर जो पानी के साथ, वो सॉरी सोप के साथ झाग नहीं बनाता, डू नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप, है ना, वाटर विच डू नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप, ऑलराइट, उसको बोलते हैं बच्चों हार्ड वाटर। तो क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, इस पानी में कुछ डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं। किसके सॉल्ट्स होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट, सॉरी, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स सोप के लिए खतरनाक होते हैं, हानिकारक होते हैं। कैसे होते हैं वो देखेंगे अभी हम, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू dissolved salts of calcium and magnesium। हार्डनेस इन दो आयंस के सॉल्ट्स की वजह से होती है। क्लियर एवरीवन? और बच्चों डिजॉल्व सॉल्ट्स की वजह से, है ना। अब आप बच्चों ये एस ब्लॉक में ही पढ़ने भी वाले हो, यहाँ से आप चीजें रिलेट करोगे, याद रखोगे, इसी तरह से याद रखेंगे इन चीजों को। कैल्शियम मैग्नीशियम के कुछ सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं पानी में, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। कुछ पानी में घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते, नहीं डिजोल्व होते। जैसे आपको पता है ऑब्वियसली कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हो, चौक, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, मार्बल, ठीक है, सैंडस्टोन जो भी है, वो डिजोल्व नहीं होता पानी में ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो पानी में डिजोल्व नहीं होगा उससे खतरा नहीं है, वो हार्डनेस नहीं क्रिएट करेगा, है ना, उसको तो छलनी से छान देंगे, है ना, वो तो अलग ही, जब घुला ही नहीं पानी में तो उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, वो कुछ हमारे सोप को बेकार नहीं कर पाएगा, ठीक। कौन बेकार कर पाएगा हमारे सोप को? जो डिजॉल्व सॉल्ट्स होंगी, घुल गए, घुल जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। क्लियर है? ये 6 सॉल्ट्स हो जाएंगे जो हार्डनेस के जिम्मेदार होंगे। बाइकार्बोनेट्स पानी में घुल जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। बात समझ आ रही बच्चों? ठीक है। पानी में घुल के आयंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? आयंस। पानी में घुला, डिजॉल्व हुआ, जो चीज पानी में घुलती है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, आयनाइज हो जाती है। बताइए आप लोगों को, है ना। पानी में घुल के बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा, मैग्नीशियम आयन बनाएगा, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट तो घुल ही नहीं पा रहा, तो वो आयंस क्या बनाएगा? और आयंस से ही खतरा है, खतरा आयंस से है। कैसे वो देखते हैं अभी। इतना समझ आ गया बच्चों? तो पहले अपने को याद रखना है कि ये 6 सॉल्ट्स हैं जिनकी वजह से हार्डनेस होती है। ये डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं। डिजॉल्व सॉल्ट्स क्यों खतरनाक हैं? बिकॉज सर वो नीचे केमिकल इक्वेशन किसकी है? घुलने का, है ना ऋषित, घुल गए पानी में, पानी में डाला आपने, ओके सर। आयंस में ब्रेक हो गए। जो घुलते हैं पानी में वो आयनाइज हो जाता है पानी में। सोप क्या होता है हमारा? आपने पढ़ाई है 10th क्लास में, लास्ट में, है ना। सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, याद है बच्चों सबको, है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सिलेबस से कट गया सर, हमने नहीं पढ़ा कभी। क्या? सर सिलेबस से कट गया था, नहीं पढ़ा नहीं है पढ़ा ये। कभी। अच्छा सोप, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अच्छा पढ़ाया नहीं गया, ओके। तो सोडियम सॉल्ट होता है ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। अच्छा आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ओके।
ये खतरनाक सा फॉर्मूला होता है इसका, कोई बात नहीं ना, याद रख लो अभी। सोप का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। लॉन्ग चेन मतलब ये हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, C17 कार्बन ऐसे चेन लगा के खड़े हुए हैं। हाइड्रोकार्बन तो पढ़ा होगा यार, है ना ऋषित? क्या सर? हाइड्रोकार्बन तो, एल्केन्स एल्कीन्स तो पढ़ा होगा ना, एल्केन्स तो। यस सर, वो पढ़ा है। ठीक है, डरा देते हैं, है ना। तो ये एल्केन्स, ये एल्काइल ग्रुप वाली चेन है और उसमें CONA, इस तरह की शक्ल होती है सोप की कुछ। तो जो पानी में जब हम डिजोल्व करते हैं सोप को, वो भी आयन में ब्रेक होगा, सोडियम आयन, ये पूरा आयन। ठीक, अब होता क्या है, ये जो हमारे डिजोल्व सॉल्ट से बाइकार्बोनेट आयन आए हैं, या सॉरी मैग्नीशियम आयन या कैल्शियम आयन आए हैं, ये हमारे सोप के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, सोप के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। अभी बताया मैंने आपको कि मैग्नीशियम कैल्शियम के कुछ सॉल्ट सॉल्युबल, कुछ इनसॉल्युबल। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट तो सॉल्युबल था, वहां से मैग्नीशियम आयन आया। मैग्नीशियम आयन को जब RCO माइनस मिला, उसके साथ मिलके वो इनसॉल्युबल सॉल्ट बन गया। क्या बन गया? इनसॉल्युबल सॉल्ट। बताओ बच्चों, समझ में आया सबको? सर एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ बिल्कुल। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या बच्चों ये जो डिजोल्व सॉल्ट्स हैं, जो घुल रहे हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, वो आयंस क्रिएट करेंगे, मैग्नीशियम कैल्शियम। ठीक है, सोप आया हमारा, सोप भी आयन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब मैग्नीशियम और ये जो RCO माइनस आयन है, ये दोनों मिलके इनसॉल्युबल सॉल्ट बना देते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, और हमारा सोप वेस्ट हो जाता है, हमारा सोप बर्बाद हो जाता है। फिर हमारा सोप नीचे बैठ गया, स्कम, स्कम बन जाता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अलग हो जाता है। बताओ बच्चों, समझ आया सबको? तो हमारे सोप को वेस्ट कर दिया, खराब कर दिया किसने? मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन ने। वो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन कहाँ से आए थे? वो आए थे क्लोराइड, सल्फेट्स या बाइकार्बोनेट से। बताओ, कहानी समझ आ गई सबको? ठीक है। तो इसलिए वो लैदर नहीं बनता है। हाँ, सो सोप हमारा बेकार हो गया तो लेदर कहाँ से बनेगा, है ना? सारा सोप हमारा वेस्ट हो जाता है। कहानी समझ आ गई बच्चों? ठीक है, तो ये समझ के आपको याद रखना है, दिस इज द रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टेज ऑफ सोप। दिस इज द रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टेज ऑफ सोप। ऑल राइट, ठीक है। तो हार्डनेस क्यों होती है? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हमारे सोप को बेकार कर देते हैं। हार्डनेस इज ऑफ टू टाइप्स, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस बच्चों उसको बोलते हैं जो सिंपल बॉइलिंग से रिमूव कर दे, हो जाए, सिंपल बॉइलिंग से रिमूव हो जाए। ठीक है, हमने पानी को उबाल दिया, बॉईल कर दिया, बॉईल करने पे क्या होता है, कुछ सॉल्ट्स खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे तो हमारा पानी के जो हार्डनेस थी वो रिमूव हो जाएगी। तो ऐसी हार्डनेस जो सिंपल बॉइलिंग से रिमूव हो जाए उसको बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस। which can be removed by simple boiling. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बॉईल करते ही आपको पता है डिकम्पोज होता है, रिएक्शन आपने 10th में भी पढ़ी होगी, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, पता है सबको, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हीट करते ही टूट जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो जो हार्डनेस हटाने के लिए, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमने यही करना होगा हमेशा, सॉल्यूबल सॉल्ट को इनसॉल्यूबल में कन्वर्ट करना होगा। सॉल्यूबल को किस में कन्वर्ट करना होगा बच्चों? इनसॉल्यूबल में। बताओ, समझ में आ रहा है? एक बार वो इनसॉल्युबल में कन्वर्ट हो गया, बस फिर वो आयंस बना ही नहीं पाएगा, पानी में नहीं घुलेगा तो आयंस नहीं बनेंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं बनेंगे तो हार्डनेस नहीं होगी। सारा रीजन हार्डनेस का क्या था? कैल्शियम और मैग्नीशियम आया। क्लियर है यहाँ तक कहानी बच्चों सबको? एनी डाउट? ठीक है ऋषित? सर सो टेम्परेरी हार्डनेस वही होता है जो लाइक बॉइलिंग से उसके वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। हाँ, तो बॉयल किया हमने, ये
प्रेसिपिटेट बन गया, अलग हो गया, छलनी से छान देंगे इसको, पानी हमारा हो गया बढ़िया, ओके सर। हार्ड से सॉफ्ट हो गया वाटर हमारा। ठीक है, तो हार्डनेस प्रेसिपिटेशन लाने से मतलब हार्डनेस जाती है। बच्चे, प्रेसिपिटेशन लाने से सर हार्डनेस जाती है। कैल्शियम को हटाना है गोविंद, क्या करना है हमें, कैल्शियम को उड़ाना है, किसी भी तरह से उड़ाओ, वहां से पानी से उड़ाओ, भगा दो उसको वहां से। कैसे भगाया, प्रेसिपिटेट बना के, बता, समझ आई बात? Yes, sir. हाँ, टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू उन 6 में से 2, ऊपर वाले 6 सॉल्ट्स में से 2 बाइकार्बोनेट्स, दोनों के दोनों। टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट्स इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। समझ में आ रही बात बच्चों सबको, कोई दिक्कत परेशानी? तो टेम्पररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है, और बाकी जो क्लोराइड्स और सल्फेट्स हैं जो, उनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है, जो हम सेकंड पढ़ेंगे। ये सब आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है। मेथड्स टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस में एक तो हो गया सिंपल बॉइलिंग, सिंपल बॉइलिंग। डेफिनेशन ये है कि भाई जो सिंपल बॉइलिंग से रिमूव हो जाए वो हमारी टेम्पररी हार्डनेस है। सेकंड है बाय यूजिंग, ये क्या बोलते हैं इसको, लाइम वाटर। बाय यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीनिंग लाइम वाटर। इसको बोलते हैं क्लार्क्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, क्लार्क्स प्रोसेस। क्लार्क्स प्रोसेस क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोच सकता है कोई रिएक्शन इसकी, आसान है, सोचो सोचो। CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O। वेरी गुड, है ना। तो ये हाइड्रोक्साइड जो OH है, ये H उड़ा देगा। एसिड बेस तो समझते हो आप, है ना। ये जो OH है इसका, इसका H उड़ा देगा, छीन लेगा इसका H। ठीक है गोविंद, समझ में आ रहा है? तो गोविंद बाइकार्बोनेट से H हट जाएगा तो कार्बोनेट ही बन जाएगा। और जैसा मैंने भी बताया, क्या करना है हमने, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है और हार्डनेस दूर। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो ऐसे समझ समझ के यहाँ पे चीजें याद रखनी है आपको, आसान आसान सी। एनी डाउट? CO2 बनेगा क्या? नहीं, बनेगा ही नहीं है CO2, तो सिर्फ H2 निकल जाएगा। समझ आ गया बच्चों रिएक्शन? ठीक है, तो मेथड्स टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस में एक तो है सिंपल बॉइलिंग और दूसरा है बाय यूजिंग लाइम वाटर। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ तक की कहानी समझ आ गई बच्चों, है ना। टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है, जो सिंपल बॉइलिंग से रिमूव हो जाए। दूसरी टाइप की होती है परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस which cannot be removed by simple boiling, and require special methods for treatment of hardness. स्पेशल मेथड्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो तो कहानी की तरह याद रखना है, ऐसे याद नहीं होता है सब, सिंपल कहानी की तरह आपको याद रखना है। इट इज कॉज्ड बाय क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स।
chlorides and sulfates of calcium and magnesium. ठीक है, समझ में आ रही बात? बच्चों कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये डिकम्पोज नहीं होते इजीली, है ना। हीट करने पे कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे इनका, ये 200-300 डिग्री सेल्सियस पे जाके डिकम्पोज होते हैं। तो तब तक तो पानी नहीं बचेगा हमारा, पानी ही नहीं बचेगा तो फिर क्या हार्ड क्या सॉफ्ट, समझ में आ रही बात सबको? ठीक, तो दे डू नॉट डिकम्पोज इजिली, तो सिंपल बॉइलिंग से ये रिमूव नहीं होते। इतने टेम्परेचर तक तुम्हारा पानी नहीं पट लेगा, भगवान को प्यारा हो जाएगा, है ना। फिर क्या हार्ड और क्या सॉफ्ट, बात सुना रही हो छोटी है। तो हमें यहाँ पे जो ये स्पेशल मेथड्स है वो अच्छे से ध्यान रखने, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। मेथड्स टू प्रिवेंट परमानेंट हार्डनेस, क्या मेथड्स हैं जिनसे हम, क्या वो स्पेशल मेथड्स हैं जिनसे हम परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। बात समझ आ रही बच्चों सबको? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? बस ऊपर का तक भरे। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर इसको ऊपर करने तो फिर ऊपर वाला पार्ट पर थोड़ा चलाएंगे। नहीं सर मैंने कर लिया, इक्वेशन भी पढ़ी है। लिख लिया? तो सर बस इक्वेशन रहती है वो ना। हाँ लिख लिया, लिख लिया। और ऊपर करूँ? और कौन नहीं सी? सर बाकी सर बस इतना ही था। ठीक है, ठीक है। तो मेथड्स टू प्रिवेंट परमानेंट हार्डनेस में सबसे पहला जो है तरीका वो है बाय यूजिंग, क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा तो पढ़ा ही होगा 10th में, जब वो भी हट गया था सिलेबस में, है? पढ़ा है सर। अच्छा, Na2CO3.10H2 होता है ना। तो बच्चों सिंपल सा फंडा है अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई आयन एक्सचेंज, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्युबल है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल है, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम में ये सब चीजें देखोगे आप, देखोगे भी आप, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आप समझते ही हो, दो सॉल्युबल सॉल्ट्स मिलाए और उन दोनों में कोई ऐसे आयंस आ गए जो मिलके प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट बना रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत परेशानी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही है एक तरह से। तो वॉशिंग सोडा डालते ही क्या होगा, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ निकल लेगा, निपट लेगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और हमारा परमानेंट हार्डनेस वाला वाटर सॉफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बच्चों सबको? कोई दिक्कत परेशानी? सारी रिएक्शंस ऐसे लिखनी है, मैग्नीशियम सल्फेट हो चाहे कुछ भी हो, कार्बोनेट की फॉर्म में उसे निपटा दो, ठिकाने लगा दो। ये तो मेथड टू रिमूव ही हो गया। हाँ बस हो गया। मेथड का मतलब कोई वो थोड़ी ना कि वो कोई कहानी कोई बिकॉज प्रिवेंट लिखा था। वो यार प्रिवेंट हो, ये मेरी अंग्रेजी की गलती है, सॉरी रशिद, आई टेक माय वर्ड बैक। अब ठीक है, यस सर। ये मेरी अंग्रेजी की गलती थी यार, क्या करें। ठीक है, जो आगे सबके बाद बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा वी कैन रिमूव परमानेंट हार्डनेस। सेकंड, कैलगन्स प्रोसेस।
तो बच्चों कैलगन, कैलगन इसका कमर्शियल नेम है। आया भी ऐसे ही है, कैल्शियम गॉन, कैल्शियम को ठिकाने लगाना है, कमर्शियल नेम ऐसे रखते हैं ना। एक बढ़िया सा कंपाउंड आएगा, उसका कमर्शियल नेम क्या है, कैलगन, शॉर्ट फॉर्म फॉर कैल्शियम गॉन, कैल्शियम को लगाया ठिकाने। बात समझ आ रही है बच्चों सबको? क्या रिएजेंट है वो, तो उसका केमिकल नेम देख लो ना। कमर्शियल नेम तो बहुत आसान सा आपको लग रहा है ना। आप देखो केमिकल नेम, आप केमिस्ट्री वाले ऐसी तैसी करेंगे, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। समझ में आ रही बात है ना? तो अच्छा, तो कमर्शियल नेम लग रहा है ना, कैलगन याद रख लो, लेकिन भाई पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। Na6P6O18, तो जो कोई भी ये उठा के लाएंगे अजीबो गरीब सा रिएजेंट, काम सबका वही होना है। ठीक है गोविंद, समझ आ रही बात? रौनक, हर्ष, सिमरत, सबको समझ आ रहा है? काम वही यस है, कैल्शियम को ठिकाने लगाना है, कैल्शियम को प्रेसिपिटेट मारना है। क्यों, समझ आ रही बात? Na6P6O18 सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। क्या रिएक्शन होगी, खुद से लिखोगे? आयन एक्सचेंज मारना है बस। इसको आपने रिएक्ट कराया किसी के साथ भी करा दो, कैल्शियम क्लोराइड के साथ करा दो, मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ करा दो, है ना। तो जो आपको सिर्फ यही समझ में आना चाहिए, सब में यही चीज होगी, ये भी सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल, है ना। लेकिन मैग्नीशियम और ये बड़ा सा जो आयन है P6O18 6 माइनस, ये दोनों मिलके एक क्या बनाएंगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा, Mg3, समझते हो ना सब फॉर्मूला। 6 Na लग रहे हैं, तो मैग्नीशियम तो सिर्फ 3 ही लगेंगे, मैग्नीशियम की वैलेंसी तो 2 है। क्लियर है बच्चों सबको? कोई डाउट, एनीवन, एनी डाउट? नंदिता, नव्या, समझ आ रहा है? ठीक है, साम्या, साइना, यस सर। सिया, जिनको भी पढ़ना था हाइड्रोजन चैप्टर। क्या नाम है इस प्रोसेस का, कैलगन्स प्रोसेस। तो बच्चों ये रिएजेंट्स के नाम याद रखने जो ट्रीट करते हैं परमानेंट हार्डनेस को ना, इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट में, जेई में, हर जगह, स्कूल में भी। इसका नाम आयन एक्सचेंज मेथड होता है, बट सारी आयन एक्सचेंज है वैसे तो, बट बोलते हैं इसको आयन एक्सचेंज मेथड है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या यूज करते हैं, कंपाउंड का नाम है परम्यूटेट या जियोलाइट, जियोलाइट्स और परम्यूटेट। और फॉर्मूला क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, परम्यूटेट और जियोलाइट किसके लिए नाम रखा गया है? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सिलिकेट्स भी आपको पढ़ना है पी ब्लॉक में 11th क्लास में ही, ठीक है। ये सब गंदी गंदी चीजें आपने इनऑर्गेनिक में पढ़नी है। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट पूरा बड़ा ना लिख के आयन को सिर्फ ऐसे भी लिख देते हैं कई जगह ऐसे, NaZ, सोडियम जियोलाइट। AlSiO4 की जगह सीधे हमने Z फॉर जियोलाइट। बस करना तो वही है, आयन एक्सचेंज मारना है यार, है ना, और तो कुछ करना नहीं है। कैल्शियम सल्फेट लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। क्या होगा बच्चों, कैल्शियम किसके साथ निपट लेगा, Z के साथ, जियोलाइट के साथ। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, तो Na+1 है तो Z पे भी +1 -1 होगा,
तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CaZ2। सब में ये रिएक्शंस लिखे जा रहे हैं हम यार, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे आप इनको 9th-10th क्लास में, 10th क्लास में प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, बस आपको याद रखना है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्यार से इसे कैल्गन बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, प्यार से इसको जियोलाइट या परमुटेट बोलते हैं। और लास्ट जो रेजोनेंस एक्सचेंज मेथड, ये आजकल ज्यादा फैशन में है, रेजोनेंस एक्सचेंज मेथड। ठीक है, अभी तक जो आपने किया उनमें सब में जो हमने कैटायंस को ठिकाने लगाया, सिर्फ इसमें दोनों को ठिकाने लगाते हैं, कैटायन को भी एनायन को भी। ठीक है, तो कैटायन एक्सचेंज रेजोनेंस होते हैं, कुछ एनायन एक्सचेंज रेजोनेंस होते हैं। कैटायन एक्सचेंज रेजोनेंस कैटायन को ठिकाने लगाएंगे, एनायन एक्सचेंज रेजोनेंस एनायन को ठिकाने लगाएंगे। समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, तो रिएक्टिव एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स होते हैं बच्चों इसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग हाई मोलर मास एंड रिएक्टिव एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स। ठीक है, तो कैटायन एक्सचेंज मेथड में जो रेजिन होगा उसमें कोई एसिडिक ग्रुप लगा होगा। ठीक है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हाई मोलर मास वाले, और उनमें कोई एसिडिक रिएक्टिव एसिडिक ग्रुप लगा होता है। ठीक है, होगा क्या, कैल्शियम आयन की जगह H+ जाएगा पानी में, कैल्शियम आयन की जगह पानी में क्या चला जाएगा, H+, और कैल्शियम किसके साथ निपट लेगा, रेजिन के साथ। समझना इसको ध्यान से, कैल्शियम किसके साथ निपट लेगा, रेजिन के साथ। ऐसा नहीं है पानी में एसिड एसिड बन गया, एसिडिक हो गया वाटर, ऐसा कुछ नहीं है। एनायनिक एक्सचेंज मेथड भी होगा अभी, एनायन एक्सचेंज मेथड, एनायन एक्सचेंज मेथड में OH आ जाएगा, न्यूट्रल रखेंगे पानी को, पीएच मेंटेन रखेंगे। ठीक है, मान लिया क्लोराइड है, फिर बच्चों तो कोई रिएक्टिव सॉरी हाँ, ठीक है, तो कोई और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बेसिक ग्रुप उससे रिएक्ट कराएंगे, Cl निपट लेगा उस रेजिन के साथ और पानी में आ जाएगा OH। क्लियर है सबको, जो समझ में आ रही बात सबको? ठीक, तो बेसिकली हुआ क्या, कैल्शियम चले गए, क्लोराइड चले गए, उनकी जगह H और OH आ गए, हमारा वाटर जो है वो क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। हाँ, अभी गंदी गंदी कहानी आपको याद रखनी है, ये मेथड्स आपको याद रखने हैं, नाम कंपाउंड्स का, रिएजेंट्स का आपको याद रखना है, विच रिएजेंट्स कैन ट्रीट हार्ड वाटर, ये सब बच्चों आपको याद रखना है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, रेजिन्स। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, एनी डाउट?
ऑलराइट, नेक्स्ट है, ये सब याद रखने के बाद नेक्स्ट है इसमें बच्चों एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है हार्डनेस और वाटर को एक्सप्रेस करने का। हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इसमें हम हार्डनेस को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं कि इतनी हार्डनेस है पानी में। ठीक है, और हम बच्चों जनरली कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हार्डनेस होती नहीं है, लेकिन हम एक्सप्रेस कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना आप लोग। उसका रीजन ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास बड़ा सुंदर है, 100 राउंड ऑफ। ठीक है, तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करते हैं। ऑलराइट, तो हार्डनेस इज इक्वल टू, हार्डनेस का फॉर्मूला क्या हो गया, पार्ट्स पर मिलियन। फर्स्ट चैप्टर में भी एक दो क्वेश्चन आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पूछे थे। 1 मिलियन में आउट ऑफ 10 की पावर 6 कितना वेट कैल्शियम कार्बोनेट का है, दैट इज हार्डनेस। हार्डनेस इज वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ वाटर इनटू 10 की पावर 6। सो सिंपल, सीधा सा फॉर्मूला है। ठीक है, रेशियो निकाल लिया, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ वाटर इनटू 10 की पावर 6। तो 1 मिलियन में कितना होगा वो आ गया, पार्ट्स पर मिलियन आ गया। क्लियर है बच्चों, सब कुछ हमारी बात? सर पीपीएम क्या है? पार्ट्स पर मिलियन, भूलिए फर्स्ट चैप्टर में ऋषित, पार्ट्स पर मिलियन। मान लिया यार 1 किलो वाटर में, 1 kg वाटर में लेट्स से 10 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है। 1 किलो पानी में 10 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कितना पीपीएम हो गया, 10 मिलीग्राम, ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके, है ना, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, इनटू 10 की पावर 6, 10 ppm आंसर आ गया। हाँ जी, बताओ बच्चों, समझ आ रही सबको कहानी यहाँ तक? एनी डाउट? सर ये उसके लिए है जब लाइक वाटर हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हो जाता है। वो भी मैं समझाऊंगा, उसकी टेंशन ना ले, है ना, उसकी टेंशन मत ले कि कैल्शियम कार्बोनेट क्यों यूज कर रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ऋषित, और बता, ये समझ आ गया बच्चों सबको? छोटा सा न्यूमेरिकल, ये आसान सा न्यूमेरिकल होने वाला है, लेकिन हमें वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा देखना ध्यान से बच्चों। मान लिया मैंने अ, 100 लीटर वाटर में, इन 100 लीटर वाटर क्या लें, 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड मिक्स किया, 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड इज मिक्स्ड। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ ppm of CaCO3। तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, जैसे जितने इक्विवेलेंट्स कैल्शियम क्लोराइड के उतने इक्विवेलेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट के लेने, उतने ही इक्विवेलेंट्स किसके लेने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। ये फंडा है, रीजन अभी आपको और समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में एक्सप्रेस क्यों करते हैं वो भी आपको भी समझ आ जाएगा। जब मैं एक से ज्यादा सॉल्ट होता, मान लिया अभी तो सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड मिलाया है, मैंने मिलाया कैल्शियम क्लोराइड मिलाया, मैग्नीशियम सल्फेट मिला दिया, कैल्शियम सल्फेट मिला दिया,
और निकालना है मेरे को हार्डनेस। तो बच्चों मैं ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा कि इसकी हार्डनेस इतनी कैल्शियम का क्लोराइड के लिए, इतनी कैल्शियम सल्फेट के लिए, इतनी उसमें। मैं तो टोटल हार्डनेस बताऊंगा ना, है ना, टोटल सॉल्ट्स कितने हैं वो बताऊंगा ना। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक। तो हमने टोटल सबको एक कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका मोलर मास बढ़ गया है, सुंदर है, 100 है। राउंड ऑफ करके आंसर आएगा बढ़िया। बताओ बच्चों, समझ आ रही सबको बात? एनी डाउट? पहले तो ये कि क्यों कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में क्यों जा रहे हैं। भाई 2-3 सॉल्ट्स होंगे तो मैं सबको एक टर्म्स, एक ही की टर्म्स में बताऊंगा ना। तो एक कॉमन चीज ले ली मैंने, और वो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया क्योंकि उसका मोलर मास 100 है। ठीक है ऋषभ? कुछ कुछ फील, कुछ कुछ जेन्युइन मतलब लॉजिकल लग रहा है? सर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा थोड़ा है। थोड़ा ना, हाँ। कोई बात नहीं, थोड़ा ही आना चाहिए, ज्यादा आने से तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो हम बच्चों सबको कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करेंगे ना। कैसे कन्वर्ट करेंगे अब वो देखो। 100 ग्राम 11 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड का मतलब हो जाएगा, आप निकालोगे तो 1 मोल आ जाएगा ये। ठीक है, सॉल्ट्स के लिए एन फैक्टर, चलो ठीक है ना, एन फैक्टर को हटाते हैं अभी। सॉल्ट्स के लिए अगर वैलेंसी 2 ही है सबकी, कैल्शियम कार्बोनेट में भी, कैल्शियम क्लोराइड में भी, तो सीधे सीधे 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। उसका मास कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। तो कहने का मतलब ये है बच्चों की 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वलेंट टू, सिमिलर टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें किसी को कोई दिक्कत बच्चों? 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड का मतलब होता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि दोनों का मतलब 1 मोल है। ठीक है ऋषभ, ये चीज क्लियर है? यस सर। अब हार्डनेस मेरे को एक्सप्रेस करनी है कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में, तो मैंने क्या किया, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ वाटर। 100 लीटर बच्चों, ये यूज होगा बहुत ज्यादा, तो 100 लीटर, 100 लीटर का मतलब 100 × 10⁻³ इतना ml। ठीक है हरसिमरत, और डेंसिटी कितनी होती है पानी की? 1 ग्राम/ml। तो इतना ही आ गया बच्चों, इतना ग्राम आ गया पानी। तो वेट ऑफ, फॉर्मूला क्या था हमारा, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ वाटर इंटू 10⁶। 1000 ppm आंसर आ गया। कितना आ गया? 1000 ppm आंसर। हार्डनेस का फॉर्मूला बार बार लिखते रहो, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ वाटर इंटू 100। सर वेट ऑफ वाटर मिलीलीटर्स में होना चाहिए। वेट ऑफ वाटर क्या? सर वेट ऑफ वाटर ml में होना चाहिए ना। बेटा वेट तो ग्राम में आएगा, लेकिन ml को कन्वर्ट करके 1 ग्राम/ml डेंसिटी होती है, तो जितना ml है उतनी ग्राम हो गए, है ना? ओके सर। है ना? हाँ, ऊपर 100 ग्राम लिखा तुमने, नीचे 100, ये भी ग्राम में है। वेट बाय वेट इंटू 100। ml में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम/ml। खत्म बात। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप निकालोगे हार्डनेस। अब देखो, इन लेट्स से 100 लीटर वाटर, 60 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट and 95 gram magnesium chloride is mixed. Find hardness of water in ppm of calcium carbonate. करो बच्चों एक बार प्राइस को, चलो मोलर मास दे देते हैं, काम आसान कर देते हैं थोड़ा आप लोगों का। मैग्नीशियम क्लोराइड का मोलर मास आएगा 795। करो सब लोग।
निकाल दिया कुछ लोगों ने आंसर? ये सही लग रहा है। ठीक है, जो सब कुछ सुना रहा है, ठीक है। क्या किया? मोल्स निकाल लिए। 60 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट मतलब हाफ मोल। 95 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब 1 मोल। तो टोटल मोल्स कितने हो गए? 1.5। तो ये जो फायदा है कैल्शियम कार्बोनेट को में कन्वर्ट करने का, रीजन समझ में आ गया सबको कि एक से ज्यादा सॉल्ट घुले हुए हैं, सबको एक किसी एक सॉल्ट के टर्म्स में हमने कन्वर्ट मारना है, ताकि हम एक एक हार्डनेस बोल देंगे, इतनी है हार्डनेस। ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट हमारा सबसे बेस्ट चीज है इस मामले में, बिकॉज उसका मोलर मास बढ़िया है, सुंदर है, 100 है। क्लियर है बच्चों सबको ये बात, है ना? समझ आ रही है? तो 1.5 आ गए टोटल मोल्स। कितने ही मोल्स कितने किसके हो जाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गया 150। ठीक है। नाउ हार्डनेस is equal to weight of calcium carbonate upon weight of water into 100. सॉरी 100 बोल रहा हूँ, 10⁶। कैल्शियम कार्बोनेट का वेट आ गया जो 150। अंडरस्टूड एवरीवन? वेट ऑफ वाटर कितना आ गया, वो रीजन, वो तरीका समझ आ गया सबको? 100 लीटर मतलब 100 इंटू 1000 ml मतलब 10⁵ ml मतलब 10⁵ ग्राम वाटर। 1500 ppm is the answer.
ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड। ओके, अब एक और रीजन रीजन ये कि भाई हमने सबको कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लिया है ना। अब अगर हमसे कोई पूछे कि कितना, लेट्स से कितना, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, ये मान लिया फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है हाउ मच, हाउ मच लेट्स से क्या वो वॉशिंग सोडा, हाउ मच वॉशिंग सोडा will be used for treatment of for treatment of this water, इस वाटर की ट्रीटमेंट के लिए कितना वॉशिंग सोडा यूज होगा। इस वाटर की ट्रीटमेंट के लिए कितना वॉशिंग सोडा यूज होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो हम बच्चों फिर अलग अलग थोड़ी ना ये देखेंगे कि कितना कितना मैग्नीशियम क्लोराइड है, कितना मैग्नीशियम सल्फेट है। हम एक साथ देख लेंगे 1.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है, क्या आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है, ठीक है। और हम सीधे सीधे फिर ये बोलेंगे कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट को ट्रीट करने के लिए कितना लगेगा, कैल्शियम कार्बोनेट को ट्रीट करने के लिए कितना वॉशिंग सोडा लगेगा। समझ में आ रही सबको बात। तो जितना कैल्शियम क्लोराइड जितना कैल्शियम कार्बोनेट होगा उतने ही इक्विवेलेंट्स किसके होंगे, वॉशिंग सोडा के होंगे। इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, तो अलग अलग ना निकाल के सीधे एक ही रिएजेंट से निकाल लेंगे। हमें तो ट्रीटमेंट करना है ना, हमें तो पानी को ठीक करना है। बताओ जो समझ आ रही मेरी बात, एनी डाउट? ठीक है, तो इसलिए भी हम सीधे सीधे क्या यूज करते हैं, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट ही यूज कर लेते हैं एक ही चीज। तो ट्राई करो एक बार, कितना लगेगा, आप लोग कैलकुलेट कर पाते होगा कितना वॉशिंग सोडा यूज होगा ट्रीटमेंट के लिए। तो मोल्स के टर्म्स में बताना है। हाँ, मोल्स के टर्म्स में बता दो।
तो जो कितना मोल्स लगेगा, डबल लगेगा। ठीक है ऋषित, क्यों लगेगा डबल? क्योंकि वैलेंसी जो है कैल्शियम की डबल है और सोडियम आयन की वन है ना। आप खुद सोचो, रिएक्शन बैलेंस करके आपको समझ आ जाएगा। मान लिया मैग्नीशियम सल्फेट होता है ना, मैग्नीशियम सल्फेट होता, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सेम सेम मोल्स लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये 2Na लगा हुआ है। ठीक है, तो सेम मोल्स लगेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट को भी जब हम रिएक्ट कराते हैं तो Na2SO4 और MgCO3, तो जितने मोल्स Na2CO3 के हैं, मतलब जितने मोल्स CaCO3 के हैं उतने मोल्स Na2CO3 के लगेंगे। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? 1.5 मोल्स ही उसके लग जाएंगे। तो समझ में आया सबको? अलग अलग ना निकाल के हमने एक ही से ट्रीट कर दिया कि कितना यूज होगा वॉशिंग सोडा इस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस और हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले आप लोग ये बताओ बच्चों, समझ में आ गया सबको हार्डनेस होता क्या है? टेम्पररी परमानेंट हार्डनेस का मतलब समझ आ गया है ना? और क्या, कैसे किसको रिमूव करते हैं, ये सब चीजें ना, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ऑलराइट एवरीवन, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका हार्डनेस वाला पोर्शन। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बारी वापस समझा दो। अच्छा, कितना लगेगा? तो ऊपर कितने मोल्स आ रहे थे गोविंद? कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स आ रहे थे? 1.5 आ रहे थे ना? हाँ जी, यस सर। 5 मोल्स आ रहे थे ना? तो उसको ट्रीट करने के लिए कितने मोल्स लगेंगे Na2CO3 के, या जो भी हम रिएजेंट डालेंगे उसके? ये बताना है आपको। ठीक है, तो जितने मोल्स, उसने कैसे सॉल्व किया? हाँ कैसे सॉल्व किया? रिएक्शन लिख के सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया बच्चे? रिएक्शन लिख के। ठीक है, मान लिया मैग्नीशियम सल्फेट होता तो उसको Na2CO3 से रिएक्ट कराता, रिएक्शन वो भी ऊपर लिखी ना हमने सारी की सारी, बता। ठीक है, तो ऐसे ही लिखी ना रिएक्शन कि MgCO3 बन के प्रेसिपिटेट बन गया, Na2CO4 Na2SO4 अलग हो गया, ऐसे लिखी थी ना रिएक्शंस गोविंद? यस सर। तो बता कितने मोल के साथ कितने मोल, जितने मोल MgSO4 के उतने मोल Na2CO3 लग रहा है नहीं लग रहा? यस सर। है ना भाई? ये देख ले, जितने मोल MgCl2 के उतने मोल Na2CO3 के लग रहे हैं नहीं लग रहे? तो जितने मोल्स बच्चों ऊपर आए हैं सॉल्ट के जो हार्डनेस क्रिएट कर रहे हैं, उतना ही लगेगा Na2CO3 को रिमूव करने के लिए। आगे बात समझ? ठीक है गोविंद, बता दे यार, समझ आ गया? यस सर। ठीक है बच्चों, तो ये सारी करीब चीज, करीब 1.5 मोल ऐसे, लेकिन मतलब आप वो से पिछले क्वेश्चन में आया था सर, इस क्वेश्चन में भी एप्लीकेबल होगा। अरे हम ऊपर वाली की तो मैंने बोला तो था, ये फर्स्ट पार्ट है, मान लिया ये इसका सेकंड पार्ट है, बोला तो था मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए कि अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट है सर। हाँ, बिना बिना कुछ दिए कैसे कैलकुलेट करा देंगे? ठीक है गोविंद, ओके सर। और कोई डाउट? नहीं सर।
नेक्स्ट बच्चों जो हमें यहाँ पे चीज पढ़नी है वो एक तो होता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये सब हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बारे में हमने पढ़ा हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या होता है। एक H2O2 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसको ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओपन बुक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है 3D में है, कैसा है करते हैं, गूगल पे दिखाते हैं एक बार, ठीक है। फोटो तो दिखाया रहता है हमें कोई। तो जो राइट में देखना आप लोग, राइट में देखना आप लोग, ओपन बुक स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि HO, उसके बाद ये राइट में आ गया और फिर ये H ऊपर की तरफ है ना, तो ये HO एक अलग प्लेन में, नीचे वाली बुक खुली बुक जैसा स्ट्रक्चर है। तो नीचे एक HO नीचे वाले बुक के पार्ट पे पड़ रहा है, ऑक्सीजन आया इधर, और फिर दूसरा OH जो है बुक के ऊपर वाले पार्ट पे पड़ रहा है। देख लो ध्यान से बच्चों, इसको समझ में आ रहा है सबको? तो ये कोई 3D स्ट्रक्चर, बहुत ही भयंकर वाला 3D स्ट्रक्चर है। मतलब एक OH एक प्लेन में, दूसरा OH दूसरे प्लेन में। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ऐसे ये साइकिल सी जो लग रही है कुर्सी जैसी बन जाती है। देखिए सबको स्ट्रक्चर, बाईजूस पे दिखा रखा है, देखो सुंदर फोटो है ना। बच्चों समझ आ रहा है सबको? दिख गया सबको फोटो? बढ़िया, आगे बता दो इसके बारे में। तो ये दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओपन बुक स्ट्रक्चर। पेरोक्साइड लिंकेज आपको पता ही है, क्या बोलते हैं इसको? पेरोक्साइड लिंकेज, OO, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिंकेज को बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। तो इसमें बच्चों दो टाइप के एंगल हैं, एक तो है बॉन्ड एंगल और एक होता है डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल एक दो जगह और आएगा केमिस्ट्री में, होता है प्लेन के बीच का एंगल। किसके बीच का एंगल? प्लेन के बीच का एंगल, ठीक है। तो बच्चों ये जो किताब बन रही है, बुक बन रही है, इसके बीच में जो एंगल है, ये जो यहाँ पे 90.2 डिग्री लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल। सबको दिख रहा है बच्चों? बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। इन प्लेन के बीच में जो एंगल है, किताब के बीच में, खुली किताब के बीच में जो एंगल बन रहा है, उसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक, याद रहेगा। सो दो टाइप के एंगल्स होते हैं यहाँ पे, एक तो बॉन्ड एंगल और एक डायहेड्रल एंगल। ये सब आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना है। दिस स्ट्रक्चर इज ओपन बुक स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। ना तो एक लाइन में है ना एक प्लेन में है, नॉन लीनियर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। ये सब इस स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दोनों ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर होंगे। दोनों ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर और दो बॉन्ड। क्लियर है बच्चों सबको इतना? ठीक। तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है इसका। बॉन्ड एंगल और डायहेड्रल एंगल दो चीजें होती है इसमें। तो इसकी अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाता है, बिकॉज ये ब्रेक होके नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम
अनस्टेबल होता है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है H2O2, सामने वाले पे ऑक्सीजन फेंक के मारता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन फेंक के मारता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक, तो ऐसे रिएजेंट्स को क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? नेसेंट ऑक्सीजन मुझे इस तरह से समझना, जो रिएक्शन के बीच में जो बनता है ऑक्सीजन एटम फ्रेशली प्रिपेयर्ड, है ना, न्यू बॉन्ड। नेसेंट का मतलब होता है न्यू बॉन्ड, न्यूली बॉन्ड। ठीक है, तो नेसेंट ऑक्सीजन इस जो रिएक्शन के बीच में बनता है ऑक्सीजन एटम, उसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ऑब्वियसली ऑक्सीजन एटम है तो हाईली रिएक्टिव होगा, अनस्टेबल है। समझ में आ रही बात ऋषित? यस सर। ठीक है, तो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाता है क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है इस रिएक्शन का, इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, ये PbS plus 4H2O2 gives PbSO4 plus 4H2O। मतलब H2O2 ने ऑक्सीजन फेंक फेंक के इसके ऊपर इसको PbSO4 बना दिया। क्या बना दिया बच्चों? इसको PbSO4। समझ में आ रही है सबको रिएक्शन? ठीक है, 4 ऑक्सीजन फेंक के मारे हैं, इसलिए 4 H2O2 से 4 H2 में कन्वर्ट हो रहा है और 4 नेसेंट ऑक्सीजन निकल के PbS के ऊपर जा रहे हैं। तो क्या हुआ? ये H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है PbS को। PbS का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो ये इतना आप लोग आज देख लेना, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर अच्छे से समझ लेना। उसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चंस के बाद फिर हम आगे ये सब चीजें करेंगे। ऑलराइट, क्लियर एवरीवन? यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा बच्चों ये बोरिंग तो है ना पार्ट, बट आपको याद रखना है, मेहनत करनी है इसमें। ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।